थोड़ा बहुत भी जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि भारत अब अपने तीसरे लूनर मिशन को करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। इसरो इससे पहले 2 लूनर मिशन कर चुका है, जिसमें से पहला लूनर मिशन था चंद्रयान 1 और उसे 2008 में सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया गया था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो गया। इसी असफलता से सीखते हुए वैज्ञानिक अब दोबारा से चांद पर जाने की कोशिश करने वाले हैं और यह होगा चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत। आज हम आपको इसी मिशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चंद्रयान 3 के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको YouTube पर किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान 3 पर आने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 मिशन क्यों किया गया था और इसकी असफलता का कारण क्या था। जब से दूसरे ग्रहों पर इंसानों को भेजने की बात शुरू हुई है, तब से हमारी पृथ्वी के चांद पर बहुत सारे मिशन किए जा रहे हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से लेकर चाइना तक सभी स्पेस एजेंसी चांद पर जाकर अपने एक बेस को सेटअप करना चाहती हैं। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक चांद पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी भी ग्रह पर इस तरीके से लैंड करना कि उससे स्पेसक्राफ्ट को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचे और वह बिल्कुल आराम से लैंड हो जाए। इसके लिए आमतौर पर थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रयान 2 मिशन के 3 मुख्य ऐसे हिस्से थे, जिसमें से पहला हिस्सा था ऑर्बिटर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह चांद के ऑर्बिट में रहते हुए उसकी परिक्रमा करता रहता है और जरूरी डेटा को वैज्ञानिकों तक भेजता रहता है। इसी ऑर्बिटर के जरिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट के बाकी हिस्सों से भी कांटेक्ट कर पाते हैं। इस मिशन का दूसरा हिस्सा था विक्रम लैंडर। जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, इसका काम था चांद की सतह पर सही सलामत लैंडिंग करना, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग भी कहा जाता है। इस लैंडर के अंदर मौजूद था प्रज्ञान रोवर। रोवर एक स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा होता है जो सतह पर उतरने के बाद बिल्कुल एक टॉय कार की तरह इधर उधर घूमता है और सतह को एनालाइज करता है। इसी रोवर में कैमरा भी अटैच होता है, जो ग्रह या चांद की तस्वीरें लेकर वैज्ञानिकों को भेजता रहता है। कई बार रोवर का इस्तेमाल सैंपल कलेक्शन के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर से कई बार करवा चुके हैं। जब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था तो सब कुछ सही जा रहा था। इसका ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था और वो आज भी उसका चक्कर लगा रहा है। मिशन के फेल होने की शुरुआत तब हुई जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वैज्ञानिकों का लैंडर से कनेक्शन टूट गया। यह कनेक्शन किसी सॉफ्टवेयर में होने वाली खराबी की वजह से टूटा था और इस कनेक्शन को रिस्टोर करने में इतना समय लग गया कि विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश लैंड कर गया। यहीं पर चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यह मिशन पूरी तरीके से फेल था। वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किया गया ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर लगा रहा है और अभी भी वह हमें चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भेजता रहता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में भी करने वाले हैं और यही कारण है कि इस मिशन में ऑर्बिटर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग करना जरूरी क्यों है और वैज्ञानिक एक मामूली स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड क्यों नहीं करा पा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग करने की दिक्कत सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के और भी कई सारे देशों की रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के 196 देशों में से मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने चांद की सतह पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग की है। वह 3 देश हैं चाइना, अमेरिका और रशिया। अगर भारत चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंड करने में सफल हो जाता है तो यह एक स्पेस पावर कंट्री कंसीडर किया जाने लगेगा, क्योंकि यह चौथा ऐसा देश होगा जिसने इस कठिन मिशन को सक्सेसफुली कर लिया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च होने के कुछ ही महीने पहले इजराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश की थी। उनका मिशन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन चांद की सतह पर लैंड करने से मात्र 5 मीटर की ऊंचाई पर उस स्पेसक्राफ्ट के सारे इंजन अचानक से बंद हो जाते हैं और वह चांद पर क्रैश हो जाता है। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था बेरिशीट और इसे इजराइल की स्पेस एजेंसी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था।
सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि जापान भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर चुका है और यह इवेंट तो मात्र कुछ महीने पहले ही हुआ था। 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने चांद पर हकुतो आर नाम के एक लैंडर को भेजा था। इसका भी मात्र एक ही मिशन था और वो था चांद पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करना। बिल्कुल भारत के चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही ये भी मिशन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो जाता है और जापान चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बनने से चूक जाता है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना हर देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड की बड़ी डिस्टेंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने में कम समय और कम पैसे लगते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक चांद को एक प्रैक्टिस ग्राउंड समझते हैं। अगर कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख जाती है तो उसके लिए बाकी ग्रहों पर जाना और वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स को सॉफ्ट लैंड कराना बच्चों का खेल हो जाएगा। वैज्ञानिक खुद ये कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करना एक टेक्निकल चीज नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक चीज है, यानी ये भी एक कला है जिसे प्रैक्टिस के साथ मास्टर किया जा सकता है। आज नासा इतने सारे सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस को इतनी आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों को ऐसा करने का लंबा तजुर्बा है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नासा सॉफ्ट लैंडिंग करने में कभी भी फेल नहीं हुआ है, लेकिन फेल होने के बावजूद उन्होंने असफलताओं से सीखते सीखते फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया है। जहां नॉर्मल स्पेस एजेंसी थ्रस्टर्स के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करती हैं, वहीं नासा के वैज्ञानिक पैराशूट के जरिए भी सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नासा का या मार्शियन स्पेसक्राफ्ट पैराशूट के जरिए उसकी सतह पर लैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले थ्रस्टर्स के जरिए ही सॉफ्ट लैंडिंग की कला को मास्टर करना पड़ेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का एकमात्र मकसद होता है स्पेसक्राफ्ट को बिना झटके के आराम से सतह पर उतारना। इसके लिए लैंड करने से थोड़े समय पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कंट्रोल्ड तरीके से कम करना पड़ता है और यही वह हिस्सा है जो सॉफ्ट लैंडिंग को इतना ज्यादा कठिन बना देता है। चंद्रयान 3 में थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। दरअसल जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड होने वाला होता है तो यह थ्रस्टर्स एक अपोजिट फोर्स को क्रिएट करते हैं। इसी अपोजिट फोर्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम हो जाती है और वह सही सलामत सतह पर लैंड हो जाता है। आपने कभी न कभी रॉकेट लॉन्च होने का वीडियो तो देखा ही होगा, उसमें भी थ्रस्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल को इस्तेमाल करके थ्रस्ट यानी अपोजिट फोर्स को क्रिएट करते हैं। यही फोर्स जब जमीन पर लगता है तो जमीन खुद ब खुद रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है और रॉकेट को लॉन्च होने में आसानी होती है। यह सब कुछ न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप एक दीवार पर जो लगाकर उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं तो वो भी आपके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इससे आप भी उतना ही फोर्स फील करेंगे जितना वह दीवार कर रही होगी। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर थ्रस्टर्स की मदद से फोर्स लगाएगा तो चांद की सतह भी उसके ऊपर उल्टा फोर्स लगाएगी, जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वह चांद पर सॉफ्ट लैंड कर जाएगा। अब यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान असल में है नहीं। इसरो के पास एक और बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है चांद के साउथ पोल पर लैंड करना। भारत चांद के सामने वाली साइड पर नहीं बल्कि उसके साउथ पोल पर लैंड करना चाहता है। दिक्कत की बात यह है कि अभी तक चांद के इस एरिया को इतना ज्यादा एनालाइज एंड स्टडी नहीं किया गया है। इस वजह से यहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स का एग्जैक्ट अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक ये जरूर जानते हैं कि चांद के साउथ पोल में बहुत सारे पहाड़ और चट्टानें मौजूद हैं और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर्स भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रेटर्स उन गड्ढों को बोलते हैं जो अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों के टकराने की वजह से बनते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा सा पत्थर पृथ्वी पर आकर गिरता है। ऐसे में वह पत्थर जिस गड्ढे की फॉर्मेशन करेगा उसे क्रेटर कहा जाएगा। कई अरब साल पहले बहुत सारे उल्कापिंड और धूमकेतुओं ने चांद की सतह पर एक साथ अटैक किया था। इस वजह से उस पर बहुत विशाल गड्ढों की फॉर्मेशन हो गई थी। आज चांद पर आप जिन धब्बों को देखते हैं वो कोई धब्बे नहीं हैं बल्कि यही गड्ढे हैं।
इन गड्ढों के अंदर सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती और इसीलिए यह बाकी सतह के मुकाबले डार्क कलर के दिखाई देते हैं। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के और भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण है पानी की अवेलेबिलिटी। चंद्रयान-1 मिशन के अंतर्गत 2008 में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इस डिस्कवरी की वजह से दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी पूरी तरीके से हिल चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत अपने पहले ही लूनर मिशन में इतनी बड़ी डिस्कवरी को कर लेगा। इस डिस्कवरी की पुष्टि करने के लिए नासा ने बाद में रिकॉनिसेंस नाम के एक ऑर्बिटर को चांद पर लॉन्च किया था। इसने यह कंफर्म किया था कि सच में चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को इस एरिया में लॉन्च करने के बाद इसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यह डेटा आगे चलकर हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि नासा अपने आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत इंसानों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। यह मिशन भी चांद के साउथ पोल पर ही किया जाएगा, जहां पर एस्ट्रोनॉट सिर्फ लैंड ही नहीं करेंगे बल्कि वहां पर रहने के लिए स्टडी एंड प्लानिंग भी करेंगे। अगर इसरो चांद के साउथ पोल को अच्छे से एक्सप्लोर करके उसका एक मैप रेडी कर लेता है तो आगे चलकर हमारे लिए भी चांद पर उतरना बहुत आसान हो जाएगा। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि चांद पर इतनी सारी खाली जगह होने के बावजूद वैज्ञानिक आखिर साउथ पोल पर ही इंसानों को क्यों उतारना चाहते हैं। इसका बहुत सीधा सा जवाब है रेडिएशन। चांद के साउथ पोल पर पूरी तरीके से अंधेरा रहता है और वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। सूर्य की रोशनी न पहुँचने की वजह से वहाँ पर रेडिएशन की मात्रा भी बहुत कम रहती है, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट के खराब होने और एस्ट्रोनॉट्स के कैंसर होने के चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। इसी रेडिएशन से बचने के लिए वैज्ञानिक साउथ पोल पर लैंड करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें इस एक्स्ट्रा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है और वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांद का साउथ पोल पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से यहाँ से वहां तक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐसी सैटेलाइट होती है जो एक जगह से डेटा लेकर दूसरी जगह ट्रांसफर करती है और कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करती है। चंद्रयान-3 मिशन में भी चंद्रयान-2 की तरह ही 3 अलग-अलग हिस्से मौजूद हैं। इनमें से पहला हिस्सा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो चांद का चक्कर लगाएगा और एक रिले सैटेलाइट का काम करेगा। ग्राउंड कंट्रोल से वैज्ञानिक जो भी सिग्नल चंद्रयान-3 तक भेजेंगे वह सबसे पहले इस प्रोपल्शन मॉड्यूल तक जाएगा। बाद में यह मॉड्यूल उस सिग्नल को चंद्रयान-3 तक ट्रांसफर कर देगा। यही सेम चीज चंद्रयान-3 से आने वाले सिग्नल्स के साथ भी की जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है कनेक्शन डिले की। स्पेसक्राफ्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करने में और रिले सैटेलाइट के जरिए कांटेक्ट करने में समय का थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट करने से कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो पाता है, जिससे वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट में हो रही हर गतिविधि का तुरंत पता चल जाता है। लेकिन रिले सैटेलाइट से होने वाले कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो पाता, जो थोड़ी सी रिस्की बात है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य काम होगा लैंडर को एक सही लोकेशन तक ले जाना, जहां पर वह लैंड करने के लिए रेडी हो पाए। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष में रहकर चांद का चक्कर लगाता रहेगा, जबकि लैंडर उससे अलग होकर सतह तक जाएगा और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करेगा। इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल में वैज्ञानिकों ने थ्रस्टर्स भी इंस्टॉल किए हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में ले जाने में मदद करेंगे। जब यह मॉड्यूल अपने आप को लैंडर से अलग कर लेगा तो यह खुद ब खुद एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जैसे काम करने लगेगा। इसके जरिए ही वैज्ञानिक लैंडर में हो रही हर गतिविधि के बारे में सूचित रह पाएंगे। चंद्रयान-3 का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है लैंडर। ऑलमोस्ट हर स्पेसक्राफ्ट का लैंडर एक चौकोर डिब्बे जैसा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं। चंद्रयान-3 का लैंडर 7,552 किलो का है और वह कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसी लैंडर के अंदर रोवर भी मौजूद है, जिसका वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर के निचले हिस्से पर 4 पैर मौजूद हैं, जिसकी मदद से यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इसके अलावा आप मध्य भाग में एक थ्रस्टर को भी देख सकते हैं, जो इसे चांद की सतह पर लैंड करने से पहले स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करेगा। चांद पर बिल्कुल सही सलामत लैंड करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस लैंडर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं,
जिनके जरिए समय समय पर स्पेसक्राफ्ट की स्टेट का पता लगाया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सारे इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिकों के कंट्रोल में होंगे, जिससे वे इतना दूर मौजूद होने के बावजूद इस लैंडर की एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे। इनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है लैंडर हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC, और यह इस लैंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह चांद पर उतरते समय आने वाली दिक्कतों को न सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उनसे लैंडर को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। यह असल में एक कैमरा होगा जो अपने आसपास के वातावरण को हर सेकंड एनालाइज करता रहेगा और आने वाली किसी भी दिक्कत को भांपकर तुरंत ही पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों को सूचित करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 के रोवर में भी नेविगेशन कैमरास को लगाया गया है, जो चांद पर एक्सप्लोरेशन करते समय रोवर को सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। इस रोवर में मूवमेंट के लिए 6 पहिए लगे हुए हैं और ये अपनी सारी एनर्जी सोलर रेडिएशन से कलेक्ट करेगा। ऐसा करने के लिए इसमें सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियो में क्लियर रूप से देख सकते हैं। रोवर को हमेशा इस तरीके से चलाया जाएगा कि सोलर पैनल सूर्य की तरफ ही रहें और एनर्जी को लगातार कलेक्ट करते रहें। यह रोवर जितना भी डेटा कलेक्ट करेगा उसे सबसे पहले लैंडर तक भेजा जाएगा। बाद में यह लैंडर सारे डेटा को चांद का चक्कर लगा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेज देगा। बाद में वह मौजूद यह सारा डेटा पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के साथ साझा करेगा और फाइनली लैंडर का डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंच चुका होगा। यह किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। चंद्रयान के लैंडर में अलग अलग तरह की स्टडी करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया गया है। इनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHA-STE। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह चांद के सरफेस पर होने वाली थर्मल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा और बाद में वह डेटा वैज्ञानिकों तक भेजा जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि थर्मल एक्टिविटीज का मतलब होता है तापमान से जुड़ी एक्टिविटीज। थर्मो शब्द का मतलब होता है गर्मी, और यह जिस किसी भी दूसरे शब्द के आगे लगाया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर का कोई लेना देना जरूर होता है। चांद पर हो रहे टेम्परेचर चेंज के बारे में पता लगाने से वैज्ञानिक वहां पर मौजूद पानी की स्टेट का भी पता लगा पाएंगे। इसके जरिए उन्हें मालूम पड़ेगा कि चांद पर मौजूद पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। CHA-STE के अलावा चंद्रयान में एक और बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसका नाम है ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी। यह इंस्ट्रूमेंट चांद पर आने वाले भूकंप को डिटेक्ट करेगा और उनके जरिए चांद की सतह और उसकी फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र भूकंप के जरिए वैज्ञानिक पूरे ग्रह और चांद की हिस्ट्री के बारे में पता लगा लेते हैं। दरअसल जब भूकंप आता है तो इससे निकलने वाली वेव्स पूरे ग्रह पर ट्रेवल करती हैं। इन वेव्स को ट्रैक करके वैज्ञानिक पूरे ग्रह के सरफेस का एक नक्शा बना लेते हैं जो उन्हें आगे की स्टडी करने में मदद करता है। इसके अलावा यह वेव्स ग्रह के अंदर भी जाती है, जिन्हें ट्रैक करने के बाद वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि उस ग्रह या चांद के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ये सभी चीजें सुनने में भले ही बहुत आसान लगें, लेकिन इस रिसर्च को परफॉर्म करने में वैज्ञानिकों को सालों का समय लग जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल मंगल ग्रह पर नोटिस किए गए सबसे बड़े भूकंप को डिटेक्ट किया गया था। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने न सिर्फ मंगल ग्रह का पूरा नक्शा बना लिया बल्कि उसके इंटीरियर के बारे में भी पूरी जानकारी निकाल ली, जिससे उन्हें मंगल ग्रह के पास्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। इसी चीज को भारत के वैज्ञानिक चांद पर रिपीट करना चाहते हैं और यही कारण है कि इस इंस्ट्रूमेंट को चंद्रयान के लैंडर में फिट किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडर में एक और महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो चांद के वातावरण में मौजूद पार्टिकल्स को स्टडी करने का काम करेगा। इस इंस्ट्रूमेंट का मुख्य मकसद होगा चांद के वातावरण में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स पर स्टडी करना और साथ ही में इसके वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी RAMBHA। फिलहाल के हिसाब से चंद्रयान 3 को 12 जुलाई 2023 की तारीख को लॉन्च करने की बात कही जा रही है।